नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, और जिसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 दोस्तों। और अध्याय नंबर 1 रहेगा जिसका नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक कक्षा 6, 7 और 8 में जो कुछ हमने पढ़ा है उसका सार आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, लंबी क्लास रहेगी। इस क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो मान लेना कि अभी तक जो आपने 6, 7 और 8 कक्षा की जो क्लासें अटेंड किए वो किसी क्लास को आपने अटेंड नहीं किया। इसलिए इस क्लास को आप जरूर अंत तक देखें। संपूर्ण सार, हर एक टॉपिक है जो यहां पर आपको मिलने वाला है दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारी ये आज रहने वाली है। एक एक टॉपिक है जो इसका हमारे लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। आर्य और राजस्थान से हम शुरू करेंगे और आगे लोक देवता, लोक संत, सब कुछ इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आर्य और राजस्थान, देखिए मित्रों, शुरुआत यानी हर एक चीज, राजस्थान कैसे बना, फिर लोक देवता कौन कौन हुए, लोक संत कौन कौन हुए यहां पर, और कौन कौन से शासक है जो प्रसिद्ध है, जिनसे रिलेटेड हर बार भर्तियों में क्वेश्चन आते हैं, वो शासक कौन से भाग को किस नाम से राजस्थान में जाना जाता है, एक एक जानकारी मिलेगी। चलिए मित्रों, आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती और द्वैस्वती नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है दोस्तों। सरस्वती, द्वैस्वती जो नदियां हैं यहां पर आर्य क्या करते थे, बसते थे दोस्तों। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों के अंदर मिला दोस्तों। महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल यानी बीकानेर, मरुकांता मारवाड़, मरु प्रदेश मारवाड़ आदि भागों में बलराम और करसन गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे करसन, बलराम, जो कहां से गुजरे थे, जांगल प्रदेश और मरु प्रदेश से दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। श्री करसन निम्न में से किस भाग से गुजरे। और मित्रों, ये जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। हम कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की क्लासें दोस्तों। फर्स्ट पेपर कंप्लीट आपका तैयार यहां से हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं जनपदों का युग। राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनपद आए उनके बारे में। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और जनपद कितने थे, 16 जनपद थे, 16 जनपद दोस्तों। तो बौद्ध साहित्य में जिन 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें मत्स्य जनपद को राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। तो राजस्थान में मुख्य रूप से तो मत्स्य जनपद था, इसके अलावा कुरु जनपद है, सूरसेन है, अवंती है, ये जनपद है, इनका भी भाग राजस्थान के अंतर्गत था दोस्तों। मत्स्य जनपद में आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। जो मत्स्य जनपद है आपका, उसके अंदर जो आर्य जन है उसके रूप में जो मत्स्य जाति है उसका उल्लेख सबसे पहले किसके अंदर हुआ है, ऋग्वेद में। जो इसकी प्राचीनता का क्या है, प्रतीक, कौन, ऋग्वेद है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किन किन ग्रंथों में, निम्न में से किन ग्रंथों में मिलता है। वहां पर ऋग्वेद हो सकता है, शतपथ ब्राह्मण हो सकता है, कौशिक की हो सकता है, तो ये याद रखने हैं आपको। आगे चलिए मित्रों, आगे है मत्स्य जनपद का मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 50 किलोमीटर दूर विराटनगर यानी बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों। जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी विराटनगर को बनाया गया। जो बेराट सभ्यता हम पढ़ते हैं, सभ्यता ही पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, जो बेराट सभ्यता पढ़ते हैं वही जगह मत्स्य जनपद की उसको राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, शासक था विराट, उसने दोस्तों। अब बात करते हैं मौर्य और राजस्थान की। राजस्थान के अंदर मौर्य दोस्तों, अशोक का बेराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी
कुणाल के पुत्र संप्रीति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य प्रभाव के थे मित्रों। अशोक का जो विराट का शिलालेख है, उसके अलावा जो अशोक है उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र थे संप्रीति, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर किसके हैं? मौर्य प्रभाव के हैं दोस्तों। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग मौर्य तथा राजा चित्रांग का बनाया हुआ है। चित्रांग मौर्य और राजा चित्रांग के द्वारा चित्तौड़ का किला बनाया हुआ है। यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों के अंदर पहले भी आ चुका है दोस्तों। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर तालाब का राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के 4 नाम लिखे गए थे। वापस पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है आपके लिए। चित्तौड़ से कुछ दूर है मानसरोवर तालाब पर राजस्थान यानी राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख है जो कर्नल टोड को मिला था, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के 4 नाम है जो लिखे हुए हैं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। कोटा के निकट कंसुआ या आपको जगह कसुआ भी लिखा हुआ मिलेगा, कसुआ शिलालेख, कसुआ या कसुआ के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसे मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। तो ये थे मौर्य जो क्या थे, राजस्थान में आए, राजस्थान में इन्होंने शासन किया दोस्तों। नॉर्मल जानकारी यही है और यहां से ही आपके सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। अब बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। चलिए मित्रों, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जो राजस्थान का भूभाग था जिस पर रियासती यानी रियासतों में बटा हुआ था, उसके लिए 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 1829 ईस्वी के अंदर एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। तो राजस्थान नाम किसने रखा है? कर्नल जेम्स टोड में। किस पुस्तक में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर दोस्तों। यह आ गया राजस्थान का नामकरण। अब चलते, राजस्थान के अंदर भूभाग है, ढूंढाड़ प्रदेश है, सीवी जो हमारा मत्स्य जनपद है, जंगल प्रदेश है, अर्जुनाइन है। ये किन किन भागों को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है उस ओर। सबसे पहले हमारे आएगा मरु प्रदेश दोस्तों। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। पहले मरु प्रदेश था, बाद में यहां पर चाहे जांगल हो, चाहे कुरु हो, चाहे मद्र हो, ये जो आपके जनपद है ये आए थे दोस्तों। चलिए जांगल प्रदेश की ओर। इस प्रदेश के अंतर्गत नागौर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ भाग है जो सम्मिलित था। मुख्य रूप से बीकानेर की भूमि, नागौर का कुछ भाग और आपके जोधपुर का कुछ भाग है जो जांगल प्रदेश में आता था। इसकी जो राजधानी है वो अहिर छत्रपुर थी। कौन थी अहिर छत्रपुर? मतलब नागौर थी दोस्तों, वर्तमान नागौर, जिसका सामे वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। किससे? जांगल प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। नेक्स्ट हमारे आता है मित्रों मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी बेराट जो सभ्यता में मिली है वो थी दोस्तों। जो महाभारत काल है उसके अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। अलवर और जयपुर के मध्य जो बेराट सभ्यता है वहां पर दोस्तों। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया है। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है कि मत्स्य जनपद या मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के बारे में किस चीनी यात्री ने वर्णन किया है? युआन च्वांग ने किया है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र आता है सूरसेन क्षेत्र।
इस क्षेत्र में भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के अंदर सम्मिलित थे और सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा दोस्तों। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। जब सिकंदर का शासन था उस समय जो सूरसेन या सोरसेन जो जनपद है इसका क्या किया यूनानी लेखकों ने वर्णन किया दोस्तों। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरसेन नामक जो आपका राजवंश है उसका वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? बयाना के अंदर। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनयन आदि क्या थी? प्रमुख जातियां थी। जो सूरसेन क्षेत्र है वहां पर ये मालव है, सीवी है, अर्जुनयन, ये क्या थी? वहां की जातियां थी, शौर्य पराक्रम जातियां थी जो आगे जनपदों का इन्होंने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे सीवी जनपद। सोरसेन का ही भाग है सीवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जनपद जाना जाता था और इसकी राजधानी थी मजमिका यानी माध्यमिका थी। इस जनपद के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट कहा जाता था। तो देखिए सीवी जनपद उदयपुर का पूर्व पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी माध्यमिका या मजमिका दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर आया, सीवी जनपद की राजधानी कहां पर थी। इसका जो सीवी जनपद है इसकी हमें जानकारी कहां से मिली, इसके अवशेष कहां से मिले? जो नगरी सभ्यता है वहां से दोस्तों। और इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से भी सीवी जनपद को जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अर्जुनयन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि पराक्रम प्रजाति थी। ये पराक्रम जाति थी जो अपनी विजयों के लिए, अपनी जीतों के लिए जानी जाती थी। अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर निवास करती थी। अर्जुनायु ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को क्या किया था? परास्त किया था। मालवा हम आगे पढ़ेंगे मालवों के बारे में। तो अर्जुनायन और मालव है ये दोनों मिले और जो विदेशी यहां पर आक्रमण कर रहे थे उनको क्या किया? परास्त किया दोस्तों। आगे हमारे आ रही है मालव जाति। देखिए मित्रों, मालव प्रदेश, मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। जयपुर के निकट वर्तमान जो टोंक हम देखते हैं वहां पर दोस्तों, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालव देश के अंतर्गत आता था। एक तो टोंक यानी मेन मुख्य शक्ति इनकी थी टोंक के अंदर। वर्तमान जो हमारा टोंक है वहां पर फिर प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था दोस्तों। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में मिलता है। यूप अभिलेख इनका कहां पर मिलता है? नांदसा भीलवाड़ा में। मालवों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारी योधे। यह क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली कबीला था। जो योधे है यह एक कबीला था और शक्तिशाली कबीला था दोस्तों, जो उत्तरी जैसे गंगानगर क्षेत्र है वहां पर। संभवतया योधों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया है। तो राजस्थान के अंदर जो कुषाण शक्ति थी उत्तरी भाग में उसको नष्ट किसने किया है? योधों ने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे मेवाड़। मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया। जो सीवी जनपद हमने पढ़ा था ना, उदयपुर के जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग है या उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पर सीवी जनपद था ना, उसी को बाद में क्या कहा गया? मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से उसको जाना गया दोस्तों। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मेवाड़ का क्षेत्र बढ़ता गया दोस्तों। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान, जब तक राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है इसका निर्माण हुआ तब तक गुइल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा। इस क्षेत्र की जो बोली है, मेवाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? मेवाड़ी बोली है मित्रों। तो गुइल और सिसोदिया 7वीं शताब्दी से मेवाड़ क्षेत्र पर इनका है जो शासन रहा और रेगुलर, कभी हारे कभी जीते, लेकिन ये शासन करते रहे। और
जब राजस्थान बना, आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ, तब तक इन्होंने यहां पर क्या किया, शासन किया। बात करते हैं वागड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागड़ कहा गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसको वागड़ या वागड़ कहा गया, और इस क्षेत्र की बोली थी वागड़ी। इस क्षेत्र की बोली वागड़ी थी दोस्तों। वागड़ की वागड़ी, मेवाड़ की मेवाड़ी, मारवाड़ की मारवाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मारवाड़ क्षेत्र की ओर। देखिए मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश के कालांतर में मारवाड़ कहलाया। जो मरु प्रदेश था ना, वो ही आगे चलकर क्या कहलाया, मारवाड़ कहलाया दोस्तों। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं सदी के अंदर गुर्जर प्रतिहारों ने, जो मंडोर है, प्रारंभिक राजधानी गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर ही है, तो मंडोर क्षेत्र पर किसने किया, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। यहीं से जो आपका मारवाड़ क्षेत्र है, वहीं के जो राठौड़ है वही जाकर बीकानेर के अंदर फिर क्या कर लेते, बीकानेर बसाकर वहां पर शासन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र आता है हाड़ौती क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान की बूंदी और कोटा क्षेत्र है जो सम्मिलित है। बूंदी कोटा है ना, वो क्षेत्र आते हैं आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा था। यानी कि यहां पर शासन कौन कर रहा था, मीणा जाति यहां पर शासन कर रही थी, और मीणा वंश का ही बुंदा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा। मीणा जो शासक थे, मीणा वंश है उसका ही शासक था बुंदा नामक, उसी के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा दोस्तों। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। मीणाओं को हरा के यहां पर आ गए हाड़ा शाखा, जो चौहानों की शाखा है दोस्तों। हाड़ौती इस भूभाग पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, हाड़ौती बोली है दोस्तों। जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है ढूंढाड़ क्षेत्र। देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ के नाम से। 12वीं सदी के कछावा राजपूतों ने यहां अपने राजवंश को स्थापित किया। इस क्षेत्र की भाषा है ढूंढाड़ी। 12वीं जो शताब्दी थी उस समय यहां पर कछावा राजपूतों ने शासन है जो प्रारंभ किया था। जो आधुनिक राजस्थान बना तब तक कछावा राजवंश का ही यहां पर शासन था दोस्तों, और ढूंढाड़ की बोली है ढूंढाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। अलवर भरतपुर का ही क्षेत्र है मित्रों, अलवर भरतपुर का ही क्षेत्र है, लेकिन मेव जाति की अधिकता थी, उसको कहा गया मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था, हसन खान मेवाती दोस्तों, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। खानवा के युद्ध के अंदर क्वेश्चन यहां से एक कंप्लीट और हो रहा है। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य, और वहां पर हसन खां मेवाती राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ रहा था, और उस युद्ध में क्या हो गया, वीरगति को प्राप्त ये हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की। तो देखिए मित्रों, जैसलमेर को माड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, सीकर चुरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। यानी राजस्थान के जो भी क्षेत्र थे जिनके प्राचीन नाम क्या थे, वो कंप्लीट नाम मैंने एक एक जिले के अनुसार यहां पर आपको बता दिए हैं मित्रों। जैसलमेर को माड या वल, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुजरात, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा, सीकर चूरू झुंझुनू सभी जानते हैं शेखावाटी, ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ यानी प्रथम वेद माना जाता है। क्षत्रप से आज से प्रांत का मुखिया राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था दोस्तों। क्षत्रप ये शब्द आता है बहुत बार, तो इसका अर्थ होता है प्रांत का मुखिया, या जिसको हम राज्यपाल भी कह सकते हैं दोस्तों। ये थे राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के अलग अलग भागों के नाम। अब आगे जो हमारा भाग आएगा वो आएगा हमारी प्राचीन सभ्यताओं का। तो चलिए मित्रों, प्राचीन सभ्यताओं की ओर, जिनके अंदर पहली सभ्यता हमारी आ रही है कालीबंगा। पहली सभ्यता कौन सी है मित्रों, कालीबंगा सभ्यता।
कहां पर है? जिला किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कौन सी नदी? द्वैतवती, सरस्वती या वर्तमान जिसको हम गग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे पर। नाम खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण, मतलब जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और जो खुदाई के अंदर काले रंग की जो चूड़ियां मिली उन्हीं के कारण इस सभ्यता को कालीबंगा कहा गया दोस्तों। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 के अंदर खोज की थी अमलानंद घोष ने, 1952 में। 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन कार्य करवाया। किसका? कालीबंगा का। और बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे दिया जाता है खोज और उत्खननकर्ता निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 सभ्यताओं के उत्खननकर्ताओं के नाम सामने लिख दिए जाते हैं, एक गलत रहता है, तो याद जरूर रखना है। खोज की अमलानंद घोष ने, उत्खनन करवाया बीबी लाल बीके थापर ने दोस्तों। मकान मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर बनाए जाते थे। जो मकान बनाए गए हैं वो ईंटों से बने हुए थे, और ईंटें कैसे बनाई जाती थी? धूप में पकाकर दोस्तों। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काले व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहां पर मिले जो चीजें, उनमें जो बर्तन मिले उनमें बर्तनों का रंग तो लाल था, लेकिन उन पर सफेद और काली क्या थी? रेखाएं खींची गई थी। आगे देखिए मित्रों, जूते हुए खेत के साग से मिले हैं कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साग से मिले, और 2 फसलें एक साथ उगाना ये जानते थे दोस्तों। कब्रिस्तान भी यहां पर मिले हैं। यहां पर दाह संस्कार के अलग अलग प्रकार मिले हैं। जो कब्रिस्तान मिले उनसे पता चलता है कि अलग अलग प्रकार से यहां पर दाह संस्कार प्रणाली थी। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, मतलब शल्य चिकित्सा भी यहां पर विद्यमान थी। मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज कालीबंगा सभ्यता के समय संभव था। प्राप्त सामान, खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है, बेलनाकार मोहर मिले हैं। और जो कालीबंगा है यह नगर प्रधान सभ्यता थी दोस्तों। क्या थी? नगर प्रधान सभ्यता थी। यह आपके क्लास 9 के अंदर कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हमारी सभ्यता आती है आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता दोस्तों। इसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। जिला उदयपुर के अंदर यह मिली है। कौन सी नदी के किनारे? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता मिली। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसका है जो उत्खनन किया गया। धातु युगीन सभ्यता थी ये कैसी थी? धातु युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता एक टीले के नीचे थी जिसे धूलकोट यानी धूप में पकी ईंट कहा जाता था। एक टीले के नीचे थी जिस वजह से इसको धूलकोट भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे देखिए यहां से और क्या क्या मिले हैं। नृतक को आभूषणों व गहनों सहित दफनाते। जो मर जाता था उसको आभूषणों और गहनों के साथ दफनाने का यहां पर रिवाज था। आड़ लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाला प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़ सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी सभ्यता आती है बेराट सभ्यता। बेराट कहां पर है? अभी पढ़ा था हमने, विराटनगर, वो ये मत्स्य जनपद की राजधानी। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बे में यह सभ्यता है। यहां बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी प्रसिद्ध है। जो बेराट सभ्यता है वहां पर बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी है, वो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास के दिन है जो व्यतीत किए थे। अगर महाभारत की बात करें तो वहां पर भी बेराट की जानकारी हमें मिलती है। पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम समय है जो बेराट के अंदर बिताया था, और उस समय यह मत्स्य जनपद की राजधानी जिसका नाम था विराटनगर। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल है उसमें भी यहां पर प्रमुख केंद्र रहा। यहां से अशोक के 2 स्तंभ, भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। भाबरू शिलालेख मिला है, कहां से मिला? बेराट सभ्यता से। बेराट शिलालेख और बौद्ध मठ है ये बेराट सभ्यता के अंदर मिले हैं दोस्तों। आगे देखिए, यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 है पंचमारक और 28 यूनानी भारतीय यूनानी शासकों की है दोस्तों। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी,
पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी इस सभ्यता से, बेराट सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। ये 3 सभ्यताएं हैं जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपकी कक्षा में दी गई है। बाकी राजस्थान में कौन कौन सी और सभ्यताएं हैं जो स्थित है उनके बारे में देख लेते हैं। सभ्यता के अन्य के अंदर इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त भीलवाड़ा के अंदर बागोर और ओजियाना, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलोंड, रंगमहल है हनुमानगढ़ के अंदर, पीलीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर, नगरी है चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर के अंदर, तिलवाड़ा है बाड़मेर में, जोधपुरा है जयपुर में, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है जोधपुरा, सुनारी है झुंझुनू में, नौ है भरतपुर में, नगर है टोंक में। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से हमें क्या है प्राप्त हुए हैं। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गिलोंड सभ्यता कहां पर मिली, किस, या वर्तमान गिलोंड, जो गिलोंड सभ्यता है वर्तमान किस जिले में, तो किस में है, राजसमंद में। यह आपको याद रखना है दोस्तों। यह थी राजस्थान की सभ्यताएं। अब बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो मत चलते हैं उनकी दोस्तों। चलते हैं राजपूतों की उत्पत्ति की ओर। राजपूतों की उत्पत्ति, वैदिक आर्यों की संतान। देखिए मित्रों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है तथा सी.वी. वेदे राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षेत्रीय वर्ण की संतान मानते हैं। तो देखिए, वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है, यहां से क्वेश्चन सीधा ही आएगा। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वेदे ने दोस्तों। अब बात करते हैं अग्निकुंड जो मत है उसके अनुसार, अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का था दरबारी विद्वान। चंद्रबरदाई कौन था, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान दोस्तों ने अपने, यानी चंद्रबरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। राजपूतों की अग्नि किससे बताई है, अग्निकुंड से बताई है। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुके और प्रत्यार कहलाए, किंतु जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर था। नाम चौहान रखा गया, जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। मित्रों, यह है आपका जो अग्निकुंड सिद्धांत है ना, वो यह है। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि के द्वारा यह बताते हैं चंद्रबरदाई। बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत कि ब्राह्मणों से जो है राजपूतों की उत्पत्ति है उसके बारे में। तो सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागा ब्राह्मणों से बताई है। डी.आर. भंडारकर, यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। सबसे पहले ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया था, डी.आर. भंडारकर ने। किनके बारे में, गुहिल राजपूतों के बारे में। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकार सामंत को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और इस बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है वो राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलुतु को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। यानी ब्राह्मण गुहेदत्त के वंशज राजपूतों को किसने बताया है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। राजस्थान के इतिहास के जनक है जो जेम्स टोड, उन्होंने लिखा कि जो राजपूत है या शक अथवा जो सीथियन जाति है उसके क्या है, वंशज है दोस्तों। यह थी राजपूतों की उत्पत्ति। अब आते हैं हमारे आगे जो मुख्य हमारे राजपूत राजा हुए उनके बारे में अध्ययन। मेवाड़, मारवाड़, जालोर सभी क्षेत्रों के बारे में जो मुख्य मुख्य राजा है उनके बारे में। तो मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल व गौरवशाली पक्ष, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा बप्पा रावल दोस्तों। नॉर्मल जानकारी जिनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलता है वही जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी दोस्तों। बप्पा रावल 734 से 783 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है दोस्तों। चलिए मित्रों इनके बारे में देखते हैं। बप्पा द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था जो 115 ग्रेन का था।
बप्पा ने सोने का सिक्का चलाया था 115 ग्रेन का। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर क्या किया था, अधिकार किया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा की राजधानी थी नागदा। बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिस मंदिर का निर्माण ने करवाया। बप्पा ने जो कैलाशपुरी है वहां पर एकलिंग जी लकुलिस मंदिर का है जो निर्माण करवाया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था कालभोज। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। और बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा क्या थी? कालभोज। यानी जो बप्पा रावल है ये ओरिजिनल और सही नाम नहीं था, ओरिजिनल और वास्तविक नाम इनका था कालभोज। उपाधि थी इनकी बप्पा दोस्तों, बप्पा कालभोज। आगे चलिए, ये थे बप्पा रावल। 2 नंबर पे आएंगे हमारे जेत्र सिंह, जिन्होंने 1213 से 1253 ईस्वी तक यहां पर शासन किया है। जेत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जेत्र सिंह ने परमाणु से छीना है चित्तौड़ को और चित्तौड़ को बना लिया है राजधानी दोस्तों। 1227 ईस्वी में बुताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था जेत्र सिंह ने, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। हमीर मद मर्दन है ग्रंथ, यह है जयसिंह सूरी का, जिसमें मिलता है कि 1227 में हुआ था बुताला का युद्ध, जिसके अंदर इल्तुतमिश को हराया था जेत्री सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह दोस्तों, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था दोस्तों। शासक कौन है उस समय? रावल रतन सिंह। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था दोस्तों। 1303 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, वो क्यों किया चित्तौड़ आक्रमण? उसका कारण था रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी दोस्तों। पद्मिनी को जो अलाउद्दीन है वो प्राप्त करना चाहता था। रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था 1303 के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और नाम किस पर रखा था? अपने पुत्र खिज्र खां के ऊपर उसको प्रशासक बनाया था चित्तौड़गढ़ का दोस्तों। रतन सिंह मेवाड़ की गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। जो रतन सिंह है, जो गुइल वंश की रावल शाखा है, उसका क्या था? अंतिम शासक था दोस्तों। रतन सिंह से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं राणा हमीर। कौन आते हैं? राणा हमीर दोस्तों। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की क्या की है? पुनः स्थापना यहां पर की है। गुइल वंश की जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक तो रतन सिंह था। गुइल वंश का फिर शासक आया है हमीर, और इन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर को मेवाड़ का उदारक की संख्या दी जाती है। मेवाड़ का उदारक राणा हमीर दोस्तों। हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या किस प्रशस्ति में दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों। राणा हमीर से आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे महाराणा लाखा दोस्तों। देखिए महाराणा लाखा के बारे में 1382 से 1421 तक इन्होंने किया था मेवाड़ पर शासन। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा बने मेवाड़ के शासक दोस्तों। मारवाड़ के रणमल की बहन, मारवाड़ के थे रणमल, उनकी बहन थी हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर प्रशस्ति वंश ये विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ संपन्न हो गया। लाखा खुद के पुत्र के विवाह है उसके लिए गए थे, लेकिन खुद विवाह है जो मारवाड़ में करके आ गए हंसाबाई के साथ दोस्तों।
इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। राणा लाखा का पुत्र था चुंडा, जिसका विवाह हो रहा था मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई। लेकिन वहां पर पहुंच जाते हैं राणा लाखा, और लाखा यानी पिता का विवाह हो जाता है उसके साथ। फिर एक शर्त हो जाती है वहां पर, विवाह की शर्त, कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो बनेगा मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी, अगला शासक। ऐसी स्थिति में जो बड़ा बेटा था राव चूड़ा, वो क्या है, राज्य से रह जाता है, शासक बनने से रह जाता है वंचित, और चूड़ा है वो कह रहता है, चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं महाराणा मोकल। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का क्या था, पुत्र था। महाराणा लाखा व हंसाबाई का था पुत्र, जो किसकी जगह बना है, चूड़ा की जगह शासक बना है। बनना चूड़ा था, लेकिन शर्त के आधार पर इसको बनाया गया। 1433 ईस्वी में मोकल की चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर क्या कर दी, हत्या। यहां पर एक नहीं है मित्रों, 1433 तक ही है ये। 1421 से 1433 तक जो आपके मेवाड़ है वहां का शासक महाराणा मोकल बना। मोकल के बाद हम चलते हैं, आगे आते हैं हमारे महाराणा कुंभा। मोकल के बाद उसका पुत्र था महाराणा कुंभा। 1433 ईस्वी में क्या बनता है, मेवाड़ का शासक बना। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया गया। महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में परास्त किया कुंभा ने, और क्या कर लिया, बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और वहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो लिखवाई दोस्तों। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की क्या होती है, संधि हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है, चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई और कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। आगे देखिए, कुंभा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं मित्रों। कविराज श्यामल दास का मानना है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। 84 में से जो 32 दुर्ग है वो किसने बनवाए हैं, कुंभा ने बनवाए हैं दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ बनवाया, और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था दोस्तों। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना की, जिनसे बहुत एग्जामों में क्वेश्चन भी आया है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये ग्रंथ किसके हैं, महाराणा कुंभा के हैं दोस्तों। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की और गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। चंडी शतक की व्याख्या किसने की है, कुंभा ने की है। गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है, महाराणा कुंभा ने लिखी है दोस्तों। आगे देखिए, कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश, दो कवि है, एक तो अत्रि है एक महेश है, ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की दोस्तों। कुंभा को महाराजा धीराज, राय, दानगुरु, राजगुरु, हालगुरु, परम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियां महाराणा कुंभा को दी जाती है। और कुंभा की 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उद्दा ने क्या कर दी है, हत्या कर दी है। तो कुंभा की हत्या किसने की है, कुंभा के ही पुत्र उद्दा ने उनकी हत्या की है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे राणा सांगा दोस्तों, जो 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा सांगा को हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा को किस नाम से जाना जाता है, हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। 1517 के अंदर हुआ था खातौली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने क्या किया था, पराजित किया था। फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को भी क्या कर दिया है, परास्त कर दिया है।
1527 में बयाना का युद्ध भी सांगा जीत जाता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने व तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर है जो इसके अंदर क्या है, विजय रहा। 1527 में वापस खानवा का जो युद्ध होता है, जो खानवा का युद्ध होता है, उसके अंदर सांगा हारते हैं और बाबर उसमें जीत जाता है। आगे देखिए मित्रों, 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा का क्या है, समाधि स्थल। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली कि राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई है, वो हुई है बसवा दोसा में, मांडलगढ़ के अंदर है समाधि स्थल। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह और उसके बाद विक्रमादित्य क्या बने, मेवाड़ के शासक बने। अब नेक्स्ट हमारे जो शासक आते हैं वो आते हैं राणा उदय सिंह, जो 1537 से 1572 तक क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया और उसे कुंभलगढ़ के किले में रखा। पन्नादाय दाई मां के नाम से जिसको जाना जाता है, उदय सिंह को बचाती है। अपने पुत्र है बनवीर, उसको बलिदान दे देती है। चंदन अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है और बनवीर है उसके हाथों। दोस्तों, बनवीर शासक बनने के लिए उदय सिंह कम उम्र 2-3 साल का था, तो उसको मारने के लिए निकला था, लेकिन उसकी जगह चंदन को दायमा पन्नादाय है जो सुला देती है और उदय सिंह को लेकर वहां से निकल जाती है और कुंभलगढ़ के अंदर आकर शरण लेती है। दोस्तों, मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में ही राज्याभिषेक किया किसने, राणा उदय सिंह ने। दोस्तों, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। अब बसा है उदयपुर नगर 1559 ईस्वी में। उदय सिंह ने उदय सागर झील तथा मोती नगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने, और मोती नगरी के जो सुंदर महल हमें देखने को मिलते हैं वो भी उदय सिंह ने ही बनवाए थे। दोस्तों, आगे देखिए उदय सिंह के बारे में। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह किले की रक्षा का भार जेमल व फत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया, जिनकी किले की रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है। किनकी, जेमल व पत्ता की मृत्यु हो जाती है। अकबर में जेमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां भी लगाई। किनकी, जेमल व पत्ता की। दोस्तों, आगरा के किले के बाहर पत्थर की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के आगे हम चलते हैं तो आते हैं हमारे महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बाद बनते हैं ये शासक। 9 मई 1540 ईस्वी में 9 मई 1540 ईस्वी में प्रताप का जन्म हुआ और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे, जिनका नेतृत्व है क्रमशः पहले शिष्टमंडल का जलाल खां, दूसरे का मान सिंह, तीसरे का भगवान दास और चौथे का टोडरमल ने उनका क्या किया है, नेतृत्व किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, जिनका चारों का नेतृत्व किसने किया है, आपको यह समझने की जरूरी है। दोस्तों, पहले का किया है जलाल खान ने, दूसरे का है जो मान सिंह ने, तीसरे का भगवान दास ने और चौथे का टोडरमल ने क्या किया है, नेतृत्व किया है। 18 जून 1576 ईस्वी को कुछ विद्वान 21 जून मानते हैं इसको, मुगल की सेना और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसको जो तारीख है इसको लेकर कुछ विद्वान 21 मानते हैं, कुछ 18 जून मानते हैं। तो इसको लेकर सच्चे है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। दोनों डेट आती है तो आप 18 करना, अगर एक इनमें से आती है तो एक आप सही करना। आगे देखिए मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है यहां पर। आगे है प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया और मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कच्छावा, आमेर का शासक। युद्ध में प्रताप के जीवन में संकट में देखकर जाला बिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण करके क्या किया था, युद्ध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने तो खमनौर का कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का कहा है और कर्नल टोड ने इसको कहा है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा
जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी दोस्तों। आगे देखिए, इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित महिलाओं ने पुरुषों के वेश में क्या की थी, लड़ाई की थी। नवविवाहित थी, हल्दी चढ़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने यहां पर लड़ाई की। इस वजह से इस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाने लगा। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर में किया है आक्रमण। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को क्या कर दिया, मार दिया। जिसको दिवेर का मेवाड़ का, दिवेर का जो ये युद्ध होता है दिवेर की सैनिक चौकी पर, इसको मेवाड़ का मेरातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मेरातन दोस्तों। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास बाडोली गांव है मित्रों, वहां पर प्रताप का किया गया अंतिम संस्कार और वहीं पर बनाई गई है इनकी छतरी दोस्तों, बाडोली गांव के अंदर दोस्तों। ये थे इंपॉर्टेंट हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से हम आगे चलते हैं तो इनके बाद शासक बनते हैं राणा अमर सिंह, जो 1597 से लेकर 1820 तक मेवाड़ के शासक रहे। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, यानी कि अमर सिंह के और मुगलों के मध्य संधि हो जाती है 1615 के अंदर। इनके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं हमारे महाराणा राज सिंह। देखिए, महाराणा राज सिंह 1852 से, यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, 1652 से हैं ये, 1652 से 1680 तक महाराणा राज सिंह शासक बने। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने किया था विरोध। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। तो राज सिंह के समय ही राज प्रशस्ति है वो लिखी गई थी, जिसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने दोस्तों। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा शिलालेख है यह राज प्रशस्ति। ये थे महाराणा राज सिंह। अब आते हैं मित्रों, ये थे मेवाड़ चित्तौड़ के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हमारे परमार, आबू के परमार वंश के बारे में दोस्तों। नॉर्मल जानकारी है यहां पर। देखिए, परमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शत्रु को मारने वाला। परमार का अगर हम अर्थ देखें तो होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक क्या था, सीमित था। प्रारंभ के अंदर जो परमार है इनका जो शासन है वो आबू के आसपास के क्षेत्रों में था। आबू के परमार वंश का संस्थापक, आबू के जो परमार वंश है इनका संस्थापक कौन है, यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। परमार, आबू के परमारू का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। जो वंशावली इनकी मिलती है वो मिलती है उत्पल राज से, जबकि संस्थापक था इनका धूमराज दोस्तों। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के बाद आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था, मूलराज थे उनके, उन्होंने क्या किया, आबू के जो परमार है इनको पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद जो आबू के शासक है ये चले गए राष्ट्रकूटों की शरण में दोस्तों। इसके पुत्र थे सोम सिंह के शासन काल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणव सही नामक नेमिनाथ का मंदिर है जो बनाया है। इनके पुत्र सोम सिंह ने शासन काल में तेजपाल ने जो आबू देलवाड़ा है वहां पर लूणव वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर है जो बनाया। किन्होंने, परमारों ने। इंपॉर्टेंट, परमारू का मंदिर है ये दोस्तों। ये थे आबू के परमार। आबू के परमारू से आगे चलते हैं तो आता है हमारा कच्छावा वंश, जयपुर वाला मित्रों। कच्छावा वंश, जयपुर वाला, आमेर वाला। देखिए कच्छावा वंश के बारे में। कच्छावा वंश अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कच्छावा वंश है जो अपनी उत्पत्ति मानते हैं कुश से दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। चलिए बारमल की ओर। बारमल 1547 से 1573 ईस्वी तक। बारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक बन गया। इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जामों में आया हुआ भी क्वेश्चन है।
राजस्थान का वह राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की प्रथम कौन है? बारमल। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अकबर है जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया। अजमेर से लौटते समय सांबर में बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी नाम से जाना गया, का विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया दोस्तों। तो बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया है? अकबर से। अब चलिए नेक्स्ट शासक की ओर। नेक्स्ट आते भगवान दास, जो 1573 से लेकर 1589 तक बनते हैं आमेर के शासक। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया है? जहांगीर से। बारमल ने अपनी पुत्री का किया, अब भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जहांगीर के साथ दोस्तों। 1589 ईस्वी में लाहौर के अंदर भगवान दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। भगवान दास के बाद आगे बनते हैं मान सिंह, आमेर के शासक। मान सिंह ने अकबर व जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की क्या की है? सेवा की है मित्रों। ये पहले जब बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उसी समय अकबर की शरण में ये चले गए थे दोस्तों। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें अकबर की सेना थी, उसका क्या किया है? नेतृत्व किया है। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें मान सिंह सम्मिलित था। अकबर ने इन्हें फरजंद, यानी जिसका अर्थ होता बेटा, की उपाधि व 7,000 का मनसब भी प्रदान किया है। फरजंद की उपाधि किसने दी है? मान सिंह को अकबर ने दी है। मान सिंह के समय में ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो करवाया। मान सिंह की रानी थी कंकावती, उनके पुत्र थे जगत सिंह, जिनकी हो जाती है मृत्यु, तो उसकी स्मृति के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कंकावती ने करवाया था दोस्तों। आगे देखिए मान सिंह के बारे में। मान सिंह के समय में ही मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की है। मुरारीदान ने तो मान प्रकाश, जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, ये दो ग्रंथ है, इनकी रचना मान सिंह के समय हुई दोस्तों। मान सिंह के बाद में आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह ने 3 मुगल सम्राट, एक तो जहांगीर, दूसरे शाहजहां और तीसरे है औरंगजेब, इन तीनों की क्या की है? सेवा। 1821 से लेकर 1887 तक रहे हैं आमेर के शासक। 1800 नहीं है, शायद 1600 है मित्रों, टाइपिंग मिस्टेक। 1621 से 1687 तक मिर्जा राजा जयसिंह क्या थे? आमेर के शासक थे दोस्तों। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। खान ए जहां लोधी था, उसके विद्रोह को जयसिंह ने दबाया। 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किनके मध्य होती है? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। इनके समय कवि बिहारी मल ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के समय कवि थे बिहारी मल, उन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मिर्जा राजा जयसिंह ने निम्न में से किस किस शासक की सेवा की? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो मिर्जा राजा की उपाधि किन्होंने दी है? शाहजहां ने दी है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे सवाई जयसिंह। आमेर के नेक्स्ट शासक है सवाई जयसिंह। औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रखा, यानी सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी। इन्हीं के बाद जयपुर के शासक या राजा ने अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। औरंगजेब ने जो उपाधि दी सवाई की जयसिंह को, तो उसके बाद जो भी यहां के शासक बने वो अपने नाम से आगे सवाई लगाना शुरू कर दिया। सवाई जयसिंह के प्रयासों से ही 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन है जो आयोजित हुआ दोस्तों। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा। नक्षत्रों की जो शुद्ध सारणी है वो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, नाम उसका रखा था जिज मोहम्मद शाही दोस्तों। आगे देखिए सवाई जयसिंह के बारे में।
उसने जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी बनवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेदशालाएं भी बनवाई। कहां कहां पर बनाई है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस के अंदर। जयपुर की वेदशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। देखा होगा आपने जंतर मंतर, वही है दोस्तों। जुलाई 2010 में ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। किसको? जंतर मंतर को। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाया था। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ है वो भी आयोजित करवाया था दोस्तों। तो ये थे हमारे कच्छावा वंश के जो मुख्य शासक है वो। आगे हमारे आते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ वंश दोस्तों, मारवाड़ का राठौड़ वंश, जोधपुर का राठौड़ वंश दोस्तों। देखिए, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है राव सिया को। कौन था? सिया, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंश माना जाता है। कन्नौज के जो गहड़वाल जयचंद है उनका वंश माना जाता है। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव सिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट, राव सिया ने की थी मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना। इनके बाद शासक बनते हैं राव चूड़ा, 1394 से 1423, 1394 से 1423 ईस्वी तक। राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राव चूड़ा ने मंडोर है इसको राठौड़ों की क्या बनाया था? राजधानी। पहले किसकी थी ये? गुर्जर प्रतिहारों की। मंडोर को राजधानी बनाने के पश्चात आसपास के क्षेत्रों पर भी राव चूड़ा ने क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। इनके बाद आगे हैं हमारे नेक्स्ट शासक है राव रणमल, जो 1427 से 1438 ईस्वी तक बनते हैं शासक मारवाड़ के। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर क्या करे? मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाका से कर दिया। किसने? रणमल ने दोस्तों। रणमल के बाद बनते हैं शासक, वो है राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर बसाया 1438 से 1489 ईस्वी तक। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। जोधपुर शहर किसने बसाया है? राव जोधा ने। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे वर्तमान में हम कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा है। कौन बताते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। ये थे हमारे राव जोधा। राव जोधा से आगे हमारे शासक बनते हैं राव मालदेव। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। मारवाड़ का शासक तो था राव गांगा और उनका पुत्र था मालदेव, जो गया था खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने दोस्तों। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उमादे जो जैसलमेर के राव थे लूणकरण, उनकी पुत्री थी उमादे, जिनको जाना जाता है इतिहास में रूठी रानी के नाम से। विवाह किनसे हुआ? राव मालदेव मारवाड़ के शासक से। मालदेव के सेनापतियां जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जेता व कुंपा है ये मालदेव के सेनापति थे, जो 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है उसमें शेरशाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए मित्रों, उनकी यानी जेता और कुंपा की जो वीरता थी उसको देखकर, उससे प्रभावित होकर, उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरा, क्योंकि रेगिस्तान में होता है क्या? बाजरा। तो एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं क्या कर देता? हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो खो देता। नेक्स्ट मालदेव के नेक्स्ट शासक है हमारे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन कब शासक बने? राव चंद्रसेन बने थे 1562 में, 1562 से 1581 तक।
यहां पे लिख देता हूं मैं 1562 से 1581 तक ये शासक बने। कुछ टाइपिंग हुई है मित्रों, जो मैं बाद में नोट्सों में सुधार करके आपको ऐप पर प्रिंट है वो सही उपलब्ध करवा दूंगा। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी के अंदर किया था मित्रों। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। नागौर दरबार अकबर ने लगाया था 1570 ईस्वी में, तो चंद्रसेन जो शासक बनते ही अकबर ने वहां पर कर लिया था अधिकार, हुसैन कुली खां को वहां पर भेजा था। तो 1570 में आया कि जो जोधपुर नागौर दरबार में इसलिए आया चंद्रसेन की मेरे को है जो जोधपुर है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार चंद्रसेन निरंतर मुगलों से संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक इसे क्या रखा जारी। 1562 से 1581 तक अधीनता चंद्रसेन ने स्वीकार नहीं की और वो मुगलों से रेगुलर क्या करता रहा, संघर्ष करता रहा। आगे देखिए मित्रों, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप कौन है? चंद्रसेन। कौन है मित्रों? राव चंद्रसेन। 1562 से 1581 के मध्य शासन किया। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट शासक बनते मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी तक। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का क्या किया था? शासक नियुक्त किया था। यह राव चंद्रसेन का भाई था। राव चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको मानबाई या जगत गुसाई के नाम से हम जानते हैं, का विवाह किससे किया था? जहांगीर से कर दिया था। उदय सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह हुआ है जिसका नाम था जगत गुसाई जोधाबाई या मानबाई, जहांगीर के साथ दोस्तों। प्रथम वैवाहिक संबंध। इनके बाद उदयपुर के शासक बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1538। यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों। 1638 से 1678 जगत सिंह 1638 से 1678 तक बने थे ये शासक। तो उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 1658 में उत्तराधिकारी युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध दरमत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर क्या पड़ा? लौटना पड़ा। 1668 में ये शासक 1638 में शासक बने। 1657 में दिल्ली को लेकर हो जाता है क्या? दिल्ली को लेकर हो जाता है उत्तराधिकारी युद्ध। उसमें जो दरमत का युद्ध होता है उसमें इन्होंने साथ दिया था दारा का, लेकिन दारा को वहां पर क्या मिली थी? पराजय। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी महारानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया और यह कहकर भेजा कि राजपूत या तो विजय लौटते हैं या युद्ध भूमि में मर मिटते हैं। जसवंत सिंह पहले शासक थे जिसके किले के दरवाजे रानी ने नहीं खोले। उदयपुरी महारानी थी, उसने बोल दिया कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर आते हैं या मर मिटते हैं दोस्तों। आगे देखिए, जसवंत सिंह विद्वानों का था आश्रयदाता। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि क्या है? प्रसिद्ध है। महणोत नैणसी उसका क्या था? मंत्री था दोस्तों। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। यह था हमारा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678। आगे आते हैं हमारे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का क्या किया था? शासक बनाया था। जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा है? दुर्गादास राठौड़ को कहा है दोस्तों। यह था हमारा राठौड़ वंश, जोधपुर मारवाड़ का दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश से कौन कौन शासक है जो प्रसिद्ध है उनके बारे में। सबसे पहले राव बिक्का 1465 से 1504 ईस्वी तक शासक बनते हैं। बिक्का मारवाड़ के शासक राव जोधा का क्या था? पुत्र था। मारवाड़ के शासक थे ना राव जोधा।
उनका पुत्र था 1438 से 1489 के मध्य जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा, उनका ही पुत्र राव बिक्का था दोस्तों। 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सतह का दूसरा केंद्र बनाया। पहले मारवाड़, अब कहां पर? बीकानेर के अंदर। इसने देशनोग में करणी माता का जो मूल मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया था। करणी माता जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव राव जोधा ने करणी माता के हाथों रखवाई थी दोस्तों। नेक्स्ट बीकानेर के शासक बनते हैं हमारे राव लूणकरण। कौन बनते हैं? राव लूणकरण। कब बनते हैं? 1505 से 1526 तक, 1505 से 1526 ईस्वी तक। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा है। राव जेतसिरो छंद है, उसमें कलयुग का करण किसको कहा गया है? राव लूणकरण को कहा गया है दोस्तों। करमचंद्रो वंशो कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसके दानशीलता की तुलना करण से की गई है। करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम नामक जो ग्रंथ है उसमें दानशीलता की जो तुलना है वो किससे की गई है? राव लूणकरण की करण के समान की गई है। और लूणकरण झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। लूणकरण सर शहर और लूणकरण, वहां पर लूणकरण जो झील है, लूणकरण सर झील, उसका निर्माण राव लूणकरण ने ही करवाया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे राव जेतसी। कौन बनते हैं? राव जेतसी। कब बनते हैं? 1526 से 1541, 1526 से 1541। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को किया था पराजित। शासक ये 1526 में बनेंगे, उससे पहले ही काबुल के मुगल शासक थे कामरान, उसको पराजित किया था मुगल सेना के साथ। 1541 में साहेबा या पाएबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। राव मालदेव है वो राव जेतसी की सेना से लड़ता हुआ पराजित हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं, वो आते हैं दोस्तों राव कल्याणमल। राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी तक। कल्याणमल ने खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। उस समय ये शासक नहीं थे दोस्तों, उस समय ये शासक नहीं थे 1527 ईस्वी के अंदर। आगे देखिए, इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता को भी क्या किया? स्वीकार किया। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में जो स्थित है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए जिस पर उसको इसने यानी कल्याणमल ने जीत लिया दोस्तों। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कहां का? बीकानेर का था। पृथ्वीराज ने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। पृथ्वीराज ने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना राव कल्याणमल के समय ही की थी दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं राव राय सिंह। 1574 से लेकर 1612 तक, 1574 से लेकर 1612 तक राव राय सिंह ने बीकानेर पर शासन किया। देखिए, यह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था। पुत्र कल्याणमल का पुत्र है उस समय शासक कल्याणमल, लेकिन यह वहां पर उपस्थित हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का क्या बना है? शासक बना है। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। किले के द्वार पर जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियां भी इन्होंने क्या करी? लगवाई। तो जूनागढ़ दुर्ग है, जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियां हैं, वो राव राय सिंह ने लगवाई दोस्तों। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राय सिंह प्रशस्ति कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का करण कहा है। कलयुग का करण किसको कहा? कलयुग का करण किसको कहा था बिट्टू सूजा ने? राव लूणकरण को। और राजपूताने का करण राव राय सिंह को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं राव करण सिंह। राव करण सिंह 1631 से, यह टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों, 1631 से 1668 तक, 1631 से 1668 तक राव करण सिंह। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर
इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 44 ईस्वी में हुआ, जिसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। सीमा बेल इधर और मतीरा इधर लग गया, और यह सीमा थी, समझे मित्रों, नागौर और बीकानेर की। तो उसको लेकर 1642 से 1644 के मध्य होता है युद्ध, जिसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। किनके मध्य? नागौर के शासक थे अमर सिंह, बीकानेर के शासक थे करण सिंह। तो अमर सिंह और करण सिंह के मध्य। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। तो जांगलधर बादशाह किसको कहा गया है? राव करण सिंह को। जांगलधर बादशाह राव करण सिंह को कहा गया दोस्तों। यह था बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश से आगे चलते हैं तो आता है हमारे चौहान वंश। देखिए मित्रों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष, जिसका समय 1551 ईस्वी के लगभग माना जाता है दोस्तों। 1500 नहीं, 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। वासुदेव ने गुजरात के चालुक्य के शासक मूलराज को परास्त किया था। जो वासुदेव है उसने गुजरात के उस समकालीन शासक थे मूलराज, उसको क्या किया है? परास्त किया है। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज व गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ शत्रु संहारक मिलती है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इनके अंदर सबसे पहले शासक बनते हैं अजयराज। अजयराज 1105 ईस्वी में बनते हैं शासक। कब बनते हैं? 1105 में बनते हैं। 1153 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1133 ईस्वी तक, 1105 से 1133 तक। 1133 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया। चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रिय दंभ कहलाए। यह अजयराज के बाद अर्णोराज बनते हैं शासक। अजयराज के बाद अर्णोराज शासक बनते हैं 1133 से 1155 तक। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। आना सागर झील और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर, यह निर्माण किसने करवाए हैं? अर्णोराज ने करवाए। अर्णोराज के बाद चौहान वंश का शासक है, वो है विग्रहराज चतुर्थ, जो बनता है 1158 में और 1163 तक रहता है शासक। विग्रहराज चतुर्थ यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर क्या किया था? अधिकार किया था। जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधवे की क्या दी? उपाधि दी। विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी कवि बांधवे की उपाधि दोस्तों। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके बाद विद्वान विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान ने क्या की है? विग्रहराज नामक नाटक की रचना की है दोस्तों। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। संस्कृत पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। कहां पर? अजमेर के अंदर। और हरिकेली जो नाटक इन्होंने बनाया था उसकी पंक्तियां वहां पर खुदवाई थी। अब देखिए मित्रों, कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद है वो बनवा दी। जो संस्कृत पाठशाला थी वहीं पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है जो नामक मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी दोस्तों। इनके बाद शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1192 ईस्वी के मध्य। देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट रहेगा पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में ही शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश में बंडानकों को क्या किया है? परास्त किया है। सतलज प्रदेश के जो बंडानक है उनको परास्त किया 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे। वीर थे आला उदल जो परमर्दी देव से लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद त्राइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, परंतु त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। मतलब पृथ्वीराज तृतीय वहां पर हार जाता है, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और साथ ही भारत में उत्तरी तुर्की शासक है उसकी क्या है? नींव भी आ पड़ी दोस्तों। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक,
पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? जयानक है। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके यहां से। इनके पास जो ये चौहान वंश है मित्रों, पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। वो यहां से तो हार जाते हैं, यहां से चौहानों का पतन हो जाता है, तो वो यहां से चला जाता है रणथंबोर, और रणथंबोर में शुभारंभ करता है चौहान वंश का। तो रणथंबोर का चौहान वंश 1192 में अजमेर से हारे, तो रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक बना गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? पुत्र था। हमीर 1282 से 301। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1291 के अंदर जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अब देखिए 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंबोर आया है, स्वयं सेना लेकर रणथंबोर आया, मगर उसे युद्ध में सफलता नहीं मिली, तो उसे छल कपट का क्या लिया? सहारा लिया। अब देखिए आगे, अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल व रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। दोस्तों यह था आपके रणथंबोर का चौहान वंश। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जालोर। आगे हमारा पाएगा जालोर का चौहान वंश। अब रणथंबोर के बाद जालोर में देखिए मित्रों, जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसे 1181 ईस्वी में इस राजवंश की क्या रखी थी? नींव डाली थी। जालोर के अंदर चौहान राजवंश आया 1181 में, किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा। जालोर के किले का नाम स्वर्णगिरी या सोनगढ़ है, अतः चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। जो जालोर का किला है वो स्वर्णगिरी या सोनगढ़ उसको हम कहते हैं, तो इस वजह से ही इनको सोनगरा कहा गया। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कानड़देव है ना, जो चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। दोस्तों 1305 से 1311 तक इनने शासन किया। आगे देखिए मित्रों, जालोर के चौहानों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव व खिलजी के मध्य हो जाता है विवाद। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया। दोस्तों 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खेराबाद। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया है? जो सिवाना का किला है उस पर अधिकार और उसका नाम कर दिया खेराबाद। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां पर बनाया गया क्या? प्रतिनिधि। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने जालोर भी जीत लिया और जालोर का नाम जलालाबाद। तो सिवाना का नाम खेराबाद, जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिए। दोस्तों और ये ही थे हमारे जो मुख्य राजवंश है और शासक है वो। अब हमारे आएंगे जो मध्यकालीन राजस्थान है, उसमें धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म, संस्कृति और वैदिक धर्म। दोस्तों बहुत लंबी क्लास है मित्रों, एक एक चीज आपको यहां पर मिलेगी, यह नहीं है कि कोई चीज छोड़ी जाएगी। चलिए मित्रों, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख में अश्वमेव यज्ञ का है जो उल्लेख है। दोस्तों तीसरी सदी में नांदसा यूप स्तंभ, कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तूपों में यज्ञों का क्या मिलता है? पता चलता है, क्योंकि धार्मिक आंदोलनों की बात कर रहे हैं अब हम। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाकर अपने समय तक यज्ञों की परंपरा को क्या रखा था? जारी रखा था। सवाई जयसिंह अंतिम राजपूत शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। दोस्तों आगे देखिए, राजस्थान में 12वीं सदी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा व सूर्य की अर्चना की जाती थी। 12वीं सदी तक राजस्थान में सूर्य और ब्रह्मा की अर्चना होती थी। अब चलिए मित्रों धर्मों की ओर। शैव धर्म मेवाड़ और मारवाड़ पर इसका क्या था? मुख्य रूप से प्रभाव था। किसका? शैव धर्म का।
इसमें लकुलिश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों का प्रभाव था। लकुलिश और नाथ जो आचार्य है उनका क्या था, प्रभाव था दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। मेवाड़ के जो महाराणा है वो श्री एकलिंग जी है, उनको अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका क्या मानते थे, दीवान मानते थे। मेवाड़ के मानसिंह ने जोधपुर में नातू की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के मानसिंह थे ना, उन्होंने जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाया, जो नातू की क्या है, प्रसिद्ध पीठ है, नाथ संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ। यह था शैव धर्म। शैव धर्म के बाद शक्ति की उपासना, इसके प्रमाण ओसिया के सचियाय माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर आदि है। कुछ राजवंशों ने शक्ति को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया, जैसे बीकानेर में करणी माता, जोधपुर में नागणेची माता, सिसोदिया नरेश बाण माता, कछावा राजपुंस अन्नपूर्णा माता दोस्तों। यानी कि शक्ति की उपासना कौन कौन से राजवंश किस किस को कुलदेवी के रूप में पूजते थे। आगे चलिए वैष्णव धर्म के बारे में बात करें तो वैष्णव धर्म में देखिए, वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से। वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में करसन मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभश्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, जोधपुर का घनश्याम दास जी मंदिर, ये क्या है, प्रमुख है। बीकानेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास क्या थे, करसन भक्त थे। बीकानेर के तो हैं पृथ्वीराज, जोधपुर के हैं विजय सिंह और किशनगढ़ के हैं नागरीदास, ये थे करसन भगत। और कछावा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। क्या कहते थे, रघुवंश तिलक दोस्तों। आगे आते हैं हमारे जैन धर्म। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, दुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों और उनसे संबंधित शिलालेख है जो प्राप्त होते हैं। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, दुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां, शिलालेख मिलेंगे दोस्तों। बात करें इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म राजस्थान की 12वीं सदी में अधिक प्रगतिशील बना। इस्लाम धर्म राजस्थान की 12वीं सदी के अंदर अधिक प्रगतिशील बना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे भारत। और नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की क्या है, दरगाह, जिनके बारे में हम आगे हैं जो पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की, जिनमें सबसे पहले आते हैं हमारे गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा सिरसमेड़ी और इनकी समाधि स्थल है दुर्मेड़ी कहलाती है। यानी जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी के नाम से और इनकी समाधि स्थल है जो दुर्मेड़ी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ददरेवा चूरू, समाधि स्थल दुर्मेड़ी। कहां पर, दुर्मेड़ी है आपके हनुमानगढ़ में। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद करसन नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। जो गोगा जी है उनकी स्मृति के अंदर गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ के अंदर भाद्रपद करसन पक्ष की नवमी को विशाल मेला बढ़ता है और संपूर्ण राजस्थान के अंदर गोगा नवमी के रूप में इसको मनाया जाता है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण श्रभ मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। खेजड़ी के नीचे आपको गोगा जी का श्रभ मूर्ति युक्त पूजा स्थल मिलेगा। आगे देखिए, मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने पर श्रभ दस का जो विष है वो प्रभावहीन हो जाता है। जहर पीर साक्षात देवता दोस्तों। हिंदू नागराज तो मुस्लिम इनकी गोगा पीर के रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हिंदू नागराज, मुस्लिम इनकी गोगा पीर के रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं दोस्तों। ये थे गोगा जी। गोगा जी से हम आगे चलते हैं मित्रों तो हमारे आते पीपा, संत पीपा। पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ के अंदर। ये श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। कौन, संत पीपा श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट, हमारे तेजा जी, लोक देवता तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के तहाड़जी और रामकुंवारी के यहाँ माघ शुल्क चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था दोस्तों।
माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। शरबदस सेंधरिया है ग्राम ब्यावर अजमेर में, वहां पर शरबदस के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी हो जाती है मृत्यु। शरबदस कहां पर? सेंधरिया के अंदर। मृत्यु कहां पर होती है? मृत्यु होती है सुरसुरा किशनगढ़ में। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबत्सर नागौर में विशाल पशु मेला है जो लगता है। तेजा दशमी है भाद्रपद शुक्ल दशमी, जबकि भाद्रपद महीने में पंचमी से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष के अंदर नागौर के परबत्सर के अंदर तेजा जी का विशाल पशु मेला है जो लगता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का पशु मेला दोस्तों। नेक्स्ट हमारे आते हैं पाबू जी। कौन है पाबू जी? पाबू जी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहां 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था दोस्तों। कोलूमंड गांव के अंदर पाबू जी का जन्म 1239 में हुआ। इनका मुख्य पूजा स्थल है कोलू फलोदी में। कहां पर? कोलू फलोदी के अंदर दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही, घोड़े पर सवार इनका है दोस्तों। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी है ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को है दोस्तों। ऊंटों के अस्वस्थ होने पर बोपे बोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार इनको मानते हैं दोस्तों। ये थे पाबू जी। पाबू जी से आगे आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जो मुख्य स्थल है वो है आसिंद भीलवाड़ा में, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी कौन होते हैं? गुर्जर होते हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध का वे बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान किया जाता है दोस्तों। देवनारायण जी के जो मुख्य अनुयायी है वो है गुर्जर। इनकी फड़ भी गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा गाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका गांव, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर गांव में इनका क्या है? मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कर्षण एकादशी, चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मल्लीनाथ जी से आगे आते हैं रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। कहां पर? उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। यहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू काश्मीर में। सांप्रदायिक सद्भाव से इस मेले की क्या है? मुख्य विशेषता है दोस्तों। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं, और यह स्थान रामदेव जी का कहलाता है थान दोस्तों। रामदेव जी की समाधि है वो कहां पर स्थित है? रुणीचा, जिसको रामदेवरा के हम नाम से जानते हैं, जैसलमेर में, वहां पर दोस्तों रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो बाबेरी बीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला रामदेवरा रुणीचा के अंदर लगता है दोस्तों, जहां पर इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा दोस्तों। ये थे रामदेव जी। अब आते हैं राजस्थान के प्रमुख संत, जिनमें पहले हैं हमारे धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को दोस्तों। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। 1415 ईस्वी में टोंक जिले के धुवन गांव में जाट परिवार में जन्म हुआ था धन्ना का। संत धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक भी हो गए। ये थे संत धन्ना। संत धन्ना से आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे जाम्बो जी। नेक्स्ट संत है हमारे जाम्बो जी। जाम्बो जी देखिए दोस्तों, जाम्बो जी का जन्म हुआ था 1451 के अंदर पीपासर गांव नागौर के अंदर। अब देखिए मित्रों, इनकी जन्म तिथि है भाद्रपद कर्षण अष्टमी, भाद्रपद कर्षण अष्टमी दोस्तों। 1485 के अंदर
1485 में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इसी कारण इनका आचरण करने वाले विश्नोई, मतलब विश्नोई संप्रदाय के 29 20+9 नियमों की शिक्षा इन्होंने अपने अनुयायियों को दी। इसी वजह से वो क्या कहलाए, विश्नोई कहलाए। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर दोस्तों। आगे चलिए 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्होंने समाधि किया गया। यह स्थान क्या कहलाता है, मुकाम कहलाया दोस्तों। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को जाम्बोजी का विशाल मेला है जो लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए यहां पर। अब जाम्बोजी के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, पीपासर जहां पर जन्म हुआ, जांबा जहां फलोदी जोधपुर, जांगुल बीकानेर, लालासर बीकानेर जहां पर निर्वाण प्राप्ति इनको हुई थी। लालासर जो हमने देखा ना मित्रों, लालासर वहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम तालवा गांव या लालासर कहते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ है, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। जसनाथ जी के जो भी उपदेश है वो सिंबुदड़ा और कोंडा नामक जो ग्रंथ है उनके अंदर क्या है, संग्रहित है दोस्तों। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व क्रमस्थली है। यहां वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले जसनाथ जी के लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे लालदास जी। लालदास जी नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। लालदास जी ने जो नैतिक शुद्धता है इस पर बल दिया था। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के क्या दिए, उपदेश दिए। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। जो मेव मुसलमान है वो लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। लालदास जी की जो चेतावनियां हैं इनका क्या है, मुख्य काव्य ग्रंथ है दोस्तों। इनकी समाधि शेरपुर में है जहां आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला भरता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे संत आते हैं दादू दयाल। राजस्थान में कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। बुड्ढन यानी वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य है वो आरंभ कर दिया। यहीं से दादू ने उपदेश देना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया सांबर से। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, निवास किया दोस्तों। 1575 से कहां पर आ गए ये, आमेर, और वहां पर 14 वर्षों तक शासन किया। आगे देखिए, दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की भी क्या की थी, यात्रा की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों की यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। यहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया। शरीर को इन्होंने निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र है जो मानते हैं दोस्तों। आगे देखिए, दादू ने ब्रह्मा जीव जगत मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुकड़ी में दिए। वाणी तथा दादूरा दोवा नामक ग्रंथों में दादू जी के उपदेश व विचार आपको मिल जाएंगे, वाणी और दादूरा दोवा में। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखान जी, रजब, माधुदास आदि दादू के क्या है, प्रसिद्ध शिष्य है दोस्तों। ये थे दादू जी। दादू जी से आगे आती है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली
नामक ग्राम में 1498-99 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता बाजोली के क्या थे? जागीरदार थे। बाजोली के जागीरदार रतन सिंह। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहां पर कहां पर? मेड़ता के अंदर हुआ था। 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह किया गया। मीरा का विवाह किया गया है किसके? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ दोस्तों। आगे देखिए, कर्षण भक्ति का विचार मीरा को अपने दादी से प्राप्त हुआ था। जो कर्षण भक्ति मीरा करती थी, इसका विचार मीरा को कहां से आया है? अपनी दादी से आया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। मीरा को जो कर्षण भक्ति का विचार आया वो कहां से आया है? अपनी दादी से आया है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए रह सकता है दोस्तों। आगे देखिए, 1516 में कर्षण भक्ति का विचार। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डगौर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां हैं जो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मीरा से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से इस चीज को क्या कर ले? देख ले। अब आगे मित्रों, यहां पर हम एक बार मीरा की बात करें तो मीरा की सबसे इंपॉर्टेंट, मीरा का जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ? भोजराज। किसके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट संत आते हैं संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में सावला गांव में हुआ था। सावला गांव में संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी व साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र व पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। माई व सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। कौन? संत मावजी। मावजी के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के जो चौपड़े हैं वो केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में पूजते हैं। मावजी के जो अनुयायी है इनको विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में इनको पूजते हैं। और इनका मुख्य जो मंदिर है वो कहां पर है? साबला के अंदर। कहां पर है? साबला के अंदर इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों। आगे देखिए, बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर इनका मेला भी लगता है। नेक्स्ट है हमारे रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैसे कुल में भक्त राम व देवजी के यहां रामकिशन यानी रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन था का जन्म हुआ था। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इनके जो आध्यात्मिक उपदेश है वो अणभेवाणी नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनेई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामचरण जी ने रामसनेई जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा जो शाखा है उसका संस्थापक भी बताया गया है। एक शाहपुरा शाखा हो गई। 3 अन्य शाखाएं देखिए, रेण, नागौर, सिंहतल और खेड़ापा शाखाएं क्रमशः जो रेण है वो दरियाव जी, सिंहतल है हरिदास जी और खेड़ापा है रामदास जी, वहां के क्या माने गए? संस्थापक दोस्तों। रामसनेई संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्ट महत्व रखता है। ये थे रामचरण जी दोस्तों, और ये थे हमारे लोक देवता और संत। अब बचते हैं हमारे दोस्तों राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल दोस्तों। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल जिनमें पहला है अचलगढ़। यह पूर्व मध्यकाल के परमारु की क्या थी? राजधानी थी। पूर्व और मध्यकाल के अंदर जो परमार थे उनकी राजधानी अचलगढ़ थी। यहां अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। इनके बाद आता है अजमेर। अजमेर की स्थापना 12वीं सदी के चौहान शासक अजयदेव ने की थी। चौहान शासक अजयदेव के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। 2.5 दिन का झूंपड़ा, सोनी जी की नसिया, खवाजा की दरगाह, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला यहां पर प्रमुख स्थल है दोस्तों। अजमेर के आगे हम चलते हैं तो आता है अलवर। 18वीं सदी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी।
राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की है। अलवर का किला बाला किला कहलाता है। 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने जिसको बनाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी की थी। मूसी रानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। राजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी मूसी महारानी, जिसकी वो छतरी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जगह आती है आबू। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर यहीं पर है। कहां पर? आबू में। आबू के अंदर देलवाड़ा के जैन मंदिर है जो प्रसिद्ध है। आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। यहां विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर, वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर भी क्या है? प्रसिद्ध है। आबू के अंदर आदिनाथ मंदिर और नेमिनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आता है उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहां पर बहुत सारी जिले आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ऋषभदेव केसरिया कंवर जी। ऋषभदेव केसरिया कंवर जी, ये उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में है। ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में। जैन एवं आदिवासी भील ऋषभदेव की क्या करते हैं? पूजा। जैन और आदिवासी भील है वो ऋषभदेव जी की पूजा करते हैं। भील इन्हें क्या मानते हैं? काला जी कहते हैं, क्योंकि ऋषभदेव जी की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर से निर्मित है दोस्तों। ऋषभदेव की मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं, अतः इन्हें केसरिया कंवर जी भी कहा जाता है। ऋषभदेव जिनको केसरिया कंवर जी, क्योंकि श्रद्धालु केसर इनके श्रद्धालु है वो मूर्ति पर केसर चढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ओसियां जोधपुर। यहां के हिंदू व जैन मंदिर 9वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। ओसियां के अंदर हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बने हुए। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार व स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन किए गए। नेक्स्ट आता है हमारे करौली। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। यदुवंशी शासक था अर्जुन सिंह जिसने करौली की स्थापना की। यहां सूफी संत कबीर शाह की क्या है? दरगाह स्थित है। सूफी संत कबीर शाह की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। किशनगढ़, इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। 1809 में की नहीं की थी, 1609 में की थी। तो इसकी स्थापना किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह थे ना, उनके पुत्र थे किशन सिंह, जिनके द्वारा की गई थी। केशोराय पाटन बूंदी। यहां जैन तीर्थकर मुनि सुवर्तनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर? केशोराय पाटन में। कोलवी झालावाड़। कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। कोलवी गुफाएं बौद्ध विहार के लिए। खानवा भरतपुर। बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी का खानवा का प्रसिद्ध युद्ध खानवा के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट में चलते गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहां संत फखरुद्दीन की दरगाह है। कहां पर? दाऊदी बोरा संप्रदाय का गलियाकोट में है और संत फखरुद्दीन की दरगाह यहां पर है दोस्तों। चावंड उदयपुर। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में कहां पर हुई थी? चावंड के अंदर ही हुई थी। जयपुर भारत का पेरिस और गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर है और जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। 12वीं सदी के अंदर महारावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। जोधपुर की स्थापना किसने की है? राव जोधा ने दोस्तों। आगे चल रही है जालरा पाटन झालावाड़। यहां पहले 108 मंदिर थे झालावाड़ में, जिनकी झालरों व घंटियों के कारण इसका नाम जालरा पाटन रखा गया। यहां शांतिनाथ का जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। टोंक, यहां की सुनहरी कोटी पच्चीकारी मीनाकारी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। सुनहरी कोटी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए। टोंक में अरबी व फारसी शोध संस्थान स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है नाथद्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ गांव नाथद्वारा लाई गई और नाथद्वारा पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। पीछे का भाग बैकग्राउंड जिसको कहते हैं पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है।
और अंत में है हमारा पुष्कर। पुष्कर देखिए, पुष्कर को प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर स्थित है। पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है जो स्थित है भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। क्या कहलाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार। भीनमाल जालोर। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं पर की थी। माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना भीनमाल जालोर में की। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी दोस्तों। और नेक्स्ट आते हैं हमारे रणकपुर पाली। रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का जो मुख्य मंदिर है वो प्रथम तीर्थकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव का है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा है, अतः इसे चौमुख मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। जो आदिनाथ तीर्थकर आदिनाथ का मंदिर है, इसमें कुल 1444 स्तंभ है। और इस मंदिर का शिल्पी कौन था? देपाक। कौन था? देपाक। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था मित्रों? बताइए जल्दी से। ये राम मंडन। और आपके रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका शिल्पी है देपाक दोस्तों। आगे आते हैं हमारी हल्दीघाटी। हल्दीघाटी राजसमंद। हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576, जिसकी डेट को लेकर 21 जून भी आपको मिल सकता है। अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य यहां पर युद्ध हुआ था। यह थी आज की क्लास, लगभग संपूर्ण निचोड़ है। और मित्रों कहीं पर आपको ऐसा लगा है कि जो हमने राजाएं देखी थी, शासक देखे थे, उनकी डेट के अंदर कुछ मिसप्रिंट था टाइपिंग के समय लेकर, तो उसकी जो मैं पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा उसमें पूरा संशोधन करके तो एकदम सही है वो ही उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।